हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जी हमारे बाकी के जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर्स क्वेश्चंस बचे हैं वो वाले। ठीक है जी। अभी तक हमने कहाँ तक कर लिया है? अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिया हुआ है और हमने डिस्कशन कहाँ तक कर ली हुई है? हमने 22 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिया। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है जी। अब आप आ जाते हैं जी हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्या कहता है जी? कहता है जी मैस्को लिमिटेड विशेज टू रेज अ एडिशनल फाइनेंस ऑफ 10 लाख। वो 10 लाख रुपए एडिशनल उठाना चाहता है ताकि वो कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर सके। उसके पास 2,10,000 पड़े हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज। इसका मतलब है कि उसको 10 लाख चाहिए थे पैसे, उसमें से 2,10,000 उसके पास ऑलरेडी पड़े हैं। तो इसका मतलब है कि उसको एडिशनल कितना पैसा, देखो 2,10,000 रिटेन्ड अर्निंग पड़ा है, वो भी एक कॉस्ट के साथ ही आएगा, बट वैसे उसको इक्विटी डेट वगैरह कितना पैसा उठाना पड़ेगा? उसको 7,90,000 उठाना पड़ेगा। ओके हो गई है जी बात? यस सर, ओके हो गई। उसने क्या कहा? सबसे पहले उसने पता क्या कहा? कहता डेट टू इक्विटी मिक्स कितना होना चाहिए? 3/7 का। अब यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा ध्यान से देखने वाला है। आपने कहा अच्छा, तो इसका मतलब है कि उसको 7,90,000 उठाना है। इसका मैं क्या करता हूँ? 3/10 कर लेता हूँ। इतना डेट उठा लूँगा 7.9 इंटू 3/10। इसका मतलब है कि इतना डेट उठा लेते हैं। ठीक है जी। और 5.53 इक्विटी उठा लेते हैं। ठीक है। और 2/2.10 तो आपका क्या है? आपका रिटेन्ड अर्निंग्स है ही है। बताइए क्या आप भी यही सोच रहे हैं? हाँ सर ऐसे ही करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने टोटल ये 10 लाख उठा लिया? हाँ जी सर ये 10 लाख उठा लिया। इसमें से डेट कितना है? 2.37। और इक्विटी देखो, रिटेन्ड अर्निंग्स भी आपकी इक्विटी ही मानी जाती है। ठीक है जी। तो आपका इक्विटी कितना होगा? इसको टोटल करेंगे 5.53 प्लस 2.1, तो आपका इक्विटी कितना है? 7.363। इतना आपका इक्विटी हो गया और 2.37 आपका डेट हो गया। बट उसने तो क्या कहा था कि आपको जो पैसा रेज करना है वो कैसे करना है? 3/7 में। तो इसका मतलब क्या है? जो आपको 3/7 करना है वो 7.9 का नहीं करना, वो किसका करना है? वो 10 lakhs का करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 3/7 किसका करना है? 10 lakhs का करना है, 7.9 lakhs का नहीं करना। ओके सर। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 23 शुरू करता हूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में मैं लिखता हूं टोटल फाइनेंस टू बी रेज्ड। कितना पैसा उठाना है? 10 lakhs। ठीक है जी। इसमें से डेट में से कितना उठाना है? 3/10 इंटू 10 lakhs, दैट कम्स रुपीज 3 lakhs। और इक्विटी इट कम्स यू टू बी 7 lakhs। बताइए यहाँ तक चीज़ ओके हो गई? ओके है जी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ तक? ठीक है जी। डेट 3 लाख है और इक्विटी आपका 7 लाख है। ओके हो गया जी? यस ओके हो गया जी। अब आगे चल लेते हैं। अब उसने आगे क्या बोला था? सबसे उसने बोला देखो जो कॉस्ट ऑफ डेट है, अब कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है। उसने कहा देखो अगर तो आप 1,80,000 तक डेट उठाते हो तो आपकी कॉस्ट आएगी 10% बिफोर टैक्स। अगर आप लोगों ने अगर आप लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ रखा हो तो इनकम टैक्स में ना स्लैब्स होती थी, याद है? अगर आपने नई स्कीम पढ़ी है तो 0 to 4, 4 to 8 lakhs की स्लैब होती है आपकी। यस सर होती तो है। तो ये वही स्लैब की बात कर रहा है। कहता देखो अगर आप 1,80,000 तक का डेट उठाते हो तो आपको कितने का मिल रहा है? 10% का। 1,80,000 के ऊपर आपने जितना भी डेट उठाया वो आपको पता है कितने का मिलेगा? 16% का मिलेगा। कितने का मिलेगा? 16% का मिलेगा। हमने कहा ठीक है। अर्निंग्स पर शेयर दी गई है 4 रुपए। हमने कहा ओके। डिविडेंड पे आउट कितना है? 50% ऑफ अर्निंग। इसका मतलब है कि मैं 2 रुपए डिविडेंड दे रहा हूँ। ओके। एक्सपेक्टेड डिविडेंड की ग्रोथ कितनी है? 10% ग्रो करता रहेगा। आज का मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 44 और टैक्स रेट दिया हुआ है आपको 50। हमने कहा ठीक है।
कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू डिसाइड द पैटर्न ऑफ एडिशनल फाइनेंस। तो सबसे पहले मैं पैटर्न तो मैंने ढूंढ ही लिया कि मेरे को 3 लाख डेट से रेस करना है और 7 लाख इक्विटी से रेस करना है। और अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो डेट से अगर मैं और प्रिसाइज कर लूं तो डेट से मेरे को रेस करना है 3 लाख। रिटेन्ड अर्निंग्स मेरे पास पड़ी थी कितनी, ₹2,10,000। और इक्विटी मेरे पास पड़ा है कितना, ₹7 लाख था, इसमें से 2,10,000 चला गया, कितना बच गया जी 4,90,000। मेरे पास कितना इक्विटी रह गया 4,90,000। तो मतलब ये मेरा क्या हो गया पैटर्न। हमने कहा ओके। आगे उसने क्या कहा है, कहता डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। तो अपने को यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ डेट। मेरे को एक बात बताइए, इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन डेट, आप कितना ब्याज पे करने वाले हो डेट पे। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, आपका टैक्स रेट कितना है 50%। और ये जो 10% और 16% दिया है, ये आपको क्या बिफोर टैक्स दिया है। हाँ जी सर, बिफोर टैक्स एंड बिफोर टैक्स दिया है। ओके, अगर ये आपको बिफोर टैक्स एंड बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो अप टू 1,80,000 में कितना रेस कर रहा हूँ 10%। तो मेरा पोस्ट टैक्स कितना हो गया, क्या मेरा खर्चा 5% का आ गया। हाँ जी। और एडिशनल डेट में कितना उठाऊंगा, देखिए मेरे को टोटल पैसा कितना उठाना था, मेरे को 3 लाख उठाना था टोटल, उसमें से 1,80,000 हो गया। अब एडिशनल कितना है 1,20,000। तो इसका मतलब है कि जो मैं 1,20,000 उठाऊंगा, कितना, जो मैं 1,20,000 उठाऊंगा उसका रेट क्या होने वाला है, वो मैं उठा रहा था कितने पे, 16% पे। तो 16 इंटू 1.05, दिस कम्स आउट योर 8%। तो इसका मतलब कि 1,80,000 तक मैं 5% उठा रहा हूँ। मतलब मेरा जो पोस्ट टैक्स का रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5% आ रहा है। और जो एडिशनल जो 1,20,000 में उठा रहा हूँ उसका रेट कितना आ रहा है जी आपका 8% का। अब मैं एवरेज रेट निकाल लेता हूँ। एवरेज रेट कितना आएगा, 1,80,000 पर 5% उठाया मैंने, ये मेरा इंटरेस्ट आ गया। 1,20,000 पर मैंने 8% उठाया, क्या ये टोटल इंटरेस्ट है जो मैं पे कर रहा हूँ, यस। और कितना पैसा उठाने पर रेस कर रहा हूँ 3 लाख। तो इंटू 100, ये कितना आ गया जी 9,000 प्लस 9,600 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 18,600 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, ये कितना आ गया जी आपका 6.20%। तो इसका मतलब है कि जो मेरा डेट का रेट है वो कितना आ गया 6.20%। ओके, आगे कहता डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग्स एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या आपके यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट है कहीं पर, नहीं सर फ्लोटेशन कॉस्ट तो नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी का और आप कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो ये दोनों सेम है, पर ये दोनों कब डिफर कर जाएंगे, जब आपको क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट दी होगी। अगर आपके पास फ्लोटेशन कॉस्ट है तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स डिफर कर जाएंगे, नहीं तो ये दोनों चीज़ें क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। ओके हो गई है जी बात, यस सर ओके हो गई जी बात। इस केस में अगर आप देखोगे तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना, आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास अर्निंग्स दी गई है, आपके पास डिविडेंड पे आउट है। इसका मतलब है कि मेरे पास डिविडेंड है, मेरे पास ग्रोथ रेट भी है, मेरे पास करंट मार्केट प्राइस भी है। तो आपको क्या लगता है
कौन सा फॉर्मूला आपको अपनाना चाहिए यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अपनाना चाहिए? क्या आपको यहाँ पर गॉर्डन्स का फॉर्मूला नहीं अपनाना चाहिए? यस, आपको यहाँ पर क्या अपनाना चाहिए? गॉर्डन्स फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है जी, क्या आ गई मेरी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स? इट इज के आर इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस जी। और ये D1 क्या है मेरा? अब मैंने कितना डिविडेंड दिया है सर? 4 रुपये कमाए थे, 50% का डिविडेंड दे दिया, तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है मेरा? 4 इंटू 50% का मेरा डिविडेंड है। अब बड़े ध्यान से देखो, क्या ये 4 रुपये आप कमा चुके हो? यस सर, कमा चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो ये आप डिविडेंड देने वाले हो, ये जो आपने अभी अर्निंग्स पर शेयर रखी हुई है, मतलब आज मेरे पास ये अर्निंग्स पड़ी है 4 रुपये की और मैं डिविडेंड देने वाला हूँ। तो मैं आज कितना डिविडेंड देने वाला हूँ? 2 रुपये का डिविडेंड देने वाला हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो जो डिविडेंड मैं अभी देने वाला होता हूँ वो कौन सा डिविडेंड होता है? वो D0 होता है। और जो मैं डिविडेंड आगे जाके दूंगा वो कौन सा डिविडेंड होता है? वो D1 होता है। ठीक है जी। तो मेरे को आज क्या पता है कि मैंने आज 4 रुपये कमाए हैं और 50% की अर्निंग्स है, तो मतलब आज का मेरा डिविडेंड कितना है? 2 रुपये है। ओके, पर जब मैं आंसर निकालता हूं तो मैं क्या लिखता हूं? D1 लिखता हूं। तो इसका मतलब है कि मेरे को अगले साल का डिविडेंड चाहिए। आज का डिविडेंड कितना है? 4 इंटू 50% है। ठीक है जी। इसको इंटू ग्रोथ रेट नहीं कर देना चाहिए, प्लस 10% की ग्रोथ रेट अपॉन P0 क्या होता है? आज का रेट, आज का मार्केट प्राइस, जो कि कितना है? 44। और G कितना है? 10%, दैट कम्स आउट टू बी 0.1। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ 10 नहीं लिखेंगे, ग्रोथ की जगह 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखोगे आप? 0.0। सर आपने यहाँ तो 10% लिख दिया। अरे भैया ये प्लस होगा ना इसमें। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, ये कितना आ गया? 2 प्लस, या फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, इसको एक काम करो, ऐसे मत लिखो, इसको लिखो 1 प्लस 0.10। क्या लिखोगे आप इसको? 1 प्लस 0.10। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 इंटू पॉइंट अपॉन 44 प्लस 0.1। ठीक है जी, ये कितना हो गया? 2 इंटू 2.22 अपॉन 44 प्लस 0.1 अपॉन 44 प्लस 0.1। तो ये कितना हो गया जी? 0.15। दिस कम्स आउट टू बी योर 15%। कितना हो गया जी आपका? ग्रोथ रेट कितनी हो गई? मतलब आपका रिटेन्ड अर्निंग कितना हो गया? 15% का। और तो मैं यहां लिख सकता हूं, सिंस नो फ्लोटेशन कॉस्ट, हेंस कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है आपके पास, सो हेंस कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हाँ जी सर, ऐसा ही होगा। ठीक है जी, आगे चल जाते हैं। फिर क्या कहता कंप्यूट द ओवरऑल वेटेड एवरेज आफ्टर द एडिशनल फाइनेंस। कहाँ का क्वेश्चन है? आरटीपी सितंबर 25 और नवंबर 2023। तो उसने मेरे को क्या बोला है? WACC निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे WACC निकाल लेता हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? सोर्स। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका अमाउंट। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका वेट। सोर्स में क्या क्या आएगा मेरे पास? इक्विटी। इक्विटी से कितनी अमाउंट उठाई हुई है मैंने? बताइए। 4,90,000। रिटेन्ड अर्निंग्स से कितना पैसा उठा रखा है मैंने? 2,10,000। और यहाँ डेट से कितना पैसा उठा रखा है मैंने? मेरे को बताइए फटाफट से। डेट से मैंने उठा रखा था 3,00,000। तो मेरा वेट, अब वेट का क्या मतलब है यहाँ पर? कि ये टोटल कितना हो गया जी आपका? 10,00,000
तो ये हो गया जी आपका 0.49, 0.21, 0.30। तो यहाँ पर आपका इक्विटी का रेट कितना है 15%, 0.15। डेट का मेरे पास कितना है 6.20, 0.062। ठीक है जी। और यहाँ पर मेरा क्या आ गया जी रेट। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा जी प्रोडक्ट, 0.0735। 0. 0.1236। तो ये आपका आंसर कितना हो गया जी 12.36%। बताइए जी, ओके हो गया जी बात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में आपके। ठीक है जी, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी आपको, अगला क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको बुक वैल्यू वेट्स दिए गए हैं और आपको यहाँ पे मार्केट वैल्यू वेट्स दिए गए हैं और आपको यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर आपको WACC निकालना है। तो ऐसा सेम क्वेश्चन हम ऊपर करके आए हैं, तो वो सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे। पर इसमें एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है आपको। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास 4 सोर्सेज से कैपिटल आ रही है। ठीक है जी, कौन से हैं, इक्विटी है जी, रिटेन्ड अर्निंग्स है जी, प्रेफरेंस है एंड डिबेंचर है। ठीक है जी, बुक वैल्यू वेट्स में आपके पास तीनों रेट्स अमाउंट्स दे रखी हैं। तो आप बड़े आसानी से क्या करोगे, आप यहाँ पर इसका टोटल करके और आप इनका वेट निकाल लोगे। ठीक है जी, आप बड़ा अच्छे से आंसर निकाल लोगे। कॉस्ट जो निकाल लोगे आप इन चारों सोर्सेज की, वो तो चाहे आप बुक वैल्यू से WACC निकालो या मार्केट वैल्यू से WACC निकालो, वो तो सेम ही रहने वाले, उसमें कोई टेंशन नहीं है। पर जब आप मार्केट वैल्यू पर आएंगे, जब आप कहाँ पर आएंगे, मार्केट वैल्यू पर आएंगे, तब आपको क्या देखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सिर्फ इक्विटी की मार्केट वैल्यू दी गई है, आपके पास रिटेन्ड अर्निंग की मार्केट वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे आप अपने इसमें, मार्केट वैल्यू यहाँ पर नहीं, या फिर कहीं पर अपने नोट्स में लिख लो या कहीं पर भी लिख लो, या इस क्वेश्चन के यहाँ पर साइड में लिख लो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ओ, तो इसका मतलब कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है ना, दिस इंक्लूड्स योर वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड द वैल्यू ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। सर मतलब देखिए सिंपल, अगर आपको इक्विटी की मार्केट वैल्यू दी गई है और आपको रिटेन्ड अर्निंग की भी निकालनी है, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो आपकी इक्विटी की और जो रिटेन्ड अर्निंग्स की जो बुक वैल्यू है वो किस रेशो में। अगर आप ये देखेंगे तो 1,20,00,000 अपॉन 30 lakhs, तो ये कितना हो गया जी आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये किस रेशो में आ गई, दिस कम्स इनटू 4:5। अब 4:1 में अब आपको क्या करना है कि इसका मतलब आपको ये पता लग गया कि जो आपकी इक्विटी और आपकी जो रिटेन्ड अर्निंग है वो 4:1 की रेशो में एग्जिस्ट करती है। हाँ जी, अब मैंने आपको ये कहा कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है दिस इंक्लूड्स योर बोथ। अब मैंने यहाँ पे मार्केट वैल्यू लिखवाया है, बुक वैल्यू नहीं लिखवाया, मैंने यहाँ पर क्या लिखवाया है, मार्केट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि बुक वैल्यू अगर दी होगी तो दोनों की अलग ही दी होगी। अब रिटेन्ड अर्निंग्स क्या, वैसे भी क्या ही मार्केट वैल्यू निकाल लोगे, मेरे को बताओ। आपके पास कोई पैसा पड़ा, उसको मार्केट में जाके पैसे को बेचोगे क्या। इक्विटी की तो मार्केट वैल्यू है, प्रेफरेंस की भी है, डिबेंचर की भी एक मार्केट वैल्यू। अब आपके पास कोई FD पड़ी है, उसकी क्या मार्केट वैल्यू होगी, कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं होगी। तो हम लोग क्या कहते हैं
कि ये जो 2 करोड़ आपको दिया गया है, दिस इंक्लूड्स योर इक्विटी एज वेल एज योर रिटेन्ड अर्निंग्स। अब इस केस में आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसी चीज़ दी गई हो, सबसे पहले आपको बुक वैल्यूज़ की रेशो निकाल लेनी है। जैसे मैंने क्या किया, इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग की रेशो निकाल ली। हाँ जी, अब मेरे पास जो 2 करोड़ रुपया दिया गया है, क्या दिया गया है मेरे पास, जो 2 करोड़ रुपया मेरे को दिया गया है, इसको मेरे को इक्विटी की और रिटेन्ड अर्निंग्स की वैल्यू में बांटना है। मेरे पास क्या क्या वैल्यू है, 4:1। तो 2 करोड़ को जब मैं इसमें बांटूंगा तो ये निकल के आएगा जी मेरा 1,60,00,000 और ये आएगा जी मेरा 40 लाख। ठीक है जी। अब मेरे पास मार्केट वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 1,60,00,000 इक्विटी की, और इसकी आ गई जी 40 लाख। तो जब भी मैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग या कॉस्ट ऑफ इक्विटी लगाऊंगा तो मैं इस पे लगाऊंगा। सर क्या ही फर्क पड़ रहा था, 2 करोड़ पे लगा देते, वैसे भी दोनों सेम ही होती हैं। भैया इस क्वेश्चन में आपके पास फ्लोटेशन कॉस्ट है तो वो दोनों चीज़ें डिफरेंट आएंगी, तो इसीलिए आपको ये निकालनी आवश्यक है। ठीक है जी, ओके हो गई है जी बात। तो अपन इसको ऐसे निकाल लेंगे, चल सकते हैं जी आगे। ये वाली चीज़ें निकाल के आपको आगे बढ़ जाना है आगे। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है जी आपको। देखिए 160 और 40 आपा ने निकाल रखा है। द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हैज़ बीन अपोर्शनड इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है जी, सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा। कॉस्ट निकालनी है पहले चारों सोर्सेज की, फिर उसको उसकी वैल्यू में बांट देना है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक यही वाला पॉइंट था जो आपको बताने लायक था। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं हम। कहता था कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ शाइन लिमिटेड आपको दिया गया है एज ऑन 31 मार्च 2024। आपको क्या दिया गया है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ शाइन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 24। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच जो कि 45 लैक्स दिए गए हैं। 15% प्रेफरेंस शेयर 36 लाख दिया गया है। रिटेन्ड अर्निंग 32 लाख है जी। 13% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ ₹10 इतना दिया गया है। 11% टर्म लोन इतना है। और टोटल आपके पास कितना है जी, 2 करोड़ है आपके पास। ओके हो गई जी बात, यस। एडिशनल इन्फो में आपको क्या दिया गया है, कंपनी इशूड 13% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ऑन 1 अप्रैल 2023। आपको ये कौन सा डेटा दिया गया है, 31 मार्च 24 का, और ये वाले कन्वर्टेबल्स की वो बात कर रहा है। ओके, विद द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, मतलब आपके पास ये रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं। अब जब भी आप कॉस्ट निकाल लोगे तो ध्यान रखना कि आपको रिडीमेबल डिबेंचर्स की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है जी ये चीज़ का ध्यान रख लेंगे आप, यस सर बिल्कुल रख लेंगे। At maturity, the debenture holders will have the option to convert the debentures into the equity share of the company in the ratio of 1:4। मतलब अब ये कन्वर्टेबल डिबेंचर वाला पॉइंट है आपके पास कि देखो 6 साल के बाद उसके पास ऑप्शन होगा, या तो 100 रुपया ले जाए, या तो जो एक डिबेंचर है उसके बदले में क्या ले जाए, 4 शेयर, 4 शेयर्स फॉर ईच डिबेंचर। ठीक है, आज मार्केट प्राइस इक्विटी का चल रहा है 25 रुपये, और जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, 6%। आज अगर 25 रुपये है तो 6 साल बाद इक्विटी का शेयर कितने का हो जाएगा, वो अपन निकाल लेंगे। फिर देखेंगे कि भैया अगर मेरे को पास एक डिबेंचर है और 6 साल बाद मेरे को एक डिबेंचर के बदले में 100 रुपये रिडीम होना, तो इससे अच्छा मैं इक्विटी शेयर ही ना खरीद लूँ। यस, तो मैं इससे अच्छा क्या करूंगा, इक्विटी शेयर खरीद लूंगा। तो मैं उस हिसाब से इसकी क्या निकालूंगा, कॉस्टिंग निकाल लूंगा। याद करो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वाला कंसेप्ट को। ओके यस, चलो जी आगे। आगे क्या बोलता है, प्रेफरेंस स्टॉक है, प्रेफरेंस स्टॉक रिडीमेबल आफ्टर 8 ईयर इज करंटली सेलिंग एट 150 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है जी, कहता जो ये प्रेफरेंस स्टॉक है आपके पास 36 लाख का, कहता दिस इज करंटली सेलिंग एट ₹150 पर शेयर। ठीक है जी, मार्केट प्राइस पता है 6% में बढ़ रहा है तो अपन आराम से निकाल लेंगे। नेक्स्ट प्रेफरेंस स्टॉक की बात कर रहे थे, ये कितने का चल रहा है यार, 150 रुपये का चल रहा है। और मेरे को ये पता है कि मेरे को 15% का इस पर क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा, और इस पर कोई टैक्स का बेनिफिट तो है नहीं, तो अपने को वो जरूरत ही नहीं है, तो अपन बड़े आराम से निकाल लेंगे। ठीक है जी, रिडीमेबल आफ्टर 8 ईयर्स, मतलब ये भी रिडीमेबल स्टॉक है, तो इसको अपन उस तरीके से निकालेंगे, किससे, रिडीमेबल के तरीके से। ओके सर। The default risk-free interest rate on 10% GOI bond is 6%। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, रिस्क फ्री रेट कितना दे रखा है, 6%।
रिस्क प्रीमियम कितना दे रखा है 8% और बीटा कितना दे रखा है आपको 1.4। अब ध्यान दीजिए आपको ये चीज़ क्यों दी हुई है सर, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए दिया होगा CAPM मॉडल से, बिल्कुल ठीक है। तो KE क्या है आपका R, इसका फॉर्मूला क्या होता है RF प्लस RM माइनस RF इनटू बीटा, ठीक है जी। तो आपके पास RF कितना दिया गया सर 6, यहाँ पर आपको बताइए कितना दिया गया रिस्क प्रीमियम 8 और ये 6 है इंटू 1.454। अब बड़े ध्यान से यहाँ पर देखना, RM का मतलब क्या होता था सर, इसका मतलब होता था मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न। क्या है मार्केट का, क्या रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको यहां पर क्या दिया गया है रिस्क प्रीमियम, बड़े ध्यान से। RM का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट देती है, रिस्क प्रीमियम का मतलब पता है क्या होता है, इसका बड़े ध्यान से मतलब समझो। रिस्क प्रीमियम का मतलब होता है RM माइनस RF। क्या मतलब होता है रिस्क प्रीमियम का, RM माइनस RF। तो इसका मतलब है कि जो ये आपको 8% दिया हुआ है ना, ये RM नहीं है, ये पता है क्या है, ये 8 है। तो आपका क्या बन जाएगा 6 प्लस 8 इंटू 1.454। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू 1.54 प्लस 6, ये हो गया जी आपका 18.32%, ठीक है जी। तो यहाँ पर अपने ने क्या सीखा, रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या होता है RM माइनस RF, ठीक है जी। फिर आगे चलो, कॉर्पोरेट टैक्स रेट दिया गया है और पर्सनल रेट ऑफ टैक्स दिया गया है, ये तो हमको कुछ चाहिए नहीं है, ठीक है जी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो अपन ने निकाल ही ली 18.32, ठीक है जी। तो ये 18.32 निकली हुई है। फिर आगे उसने क्या कहा आपको, कहता प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकालो, और ये कहाँ का क्वेश्चन है आटा, RTP जैन 26 का क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलो जी आगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है आपकी, RF प्लस RM माइनस RF इनटू बीटा। RF कितना दिया गया है जी आपको, फटाफट से बता दीजिए 6%। RM कितना दिया गया है जी मेरे को 8। RM 8 दिया गया, नहीं सर यही पूरा दिया गया 8 इंटू 1 पॉइंट, बीटा कितना है मेरे पास 1 पॉइंट, बीटा 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 कितना था 1.54। तो ये मेरा आ गया जी 18.32। फिर मैं आगे बात कर लेता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस की। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की क्या बात है जी मेरे पास, उसने कहा था देखो जी 15% में इसको देना है और 8 साल बाद रिडीमेबल है और 150 रुपये का आज चल रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, जब भी आपका रिडीमेबल है, आज कितने का चल रहा है जी 150 का, और ये है कितने का 100 रुपये का। मेरे को एक बात बताओ, जब 8 साल बाद जब आप इसको रिडीम करोगे तो किस प्राइस पे करोगे। सर दिया तो हुआ नहीं है, बस ये दिया है कि आज 150 रुपये का चल रहा है। क्या आपको जब रिडीमेबल प्राइस ना दिया हो और आपको इशू प्राइस भी ना दिया हो तो आप क्या मानते हैं सर, फेस वैल्यू पर ही रिडीम हो रहा होगा। तो अपन भी ऐसे ही मान लेंगे 8 साल बाद रिडीमेबल है। याद करिए जब आप प्रेफरेंस शेयर के कॉस्ट निकालते हैं रिडीमेबल और इरिडीमेबल जब अपने को ऑप्शन होता है, तो अपना रिडीमेबल में हमारे पास कौन से ऑप्शन होते हैं, एक होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी TVM वाला, और एक होता है आपका अप्रॉक्सीमेशन मेथड। जब भी आपको कुछ ना दिया गया हो तो आप अप्रॉक्सीमेशन से कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप आ जाते हैं जी KP में अपने को क्या लिखेंगे, ठीक है जी। KP में अपने सबसे पहले लिखेंगे जी डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स, ठीक है जी। इसको क्या कर देंगे अपन डिवाइडेड बाय n, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे जी अपन RW प्लस NP बाय 2। ओके हो गई जी बात, हाँ जी सर ओके होगी। डिविडेंड मेरे को पता है कितना, देखो 100 रुपये फेस वैल्यू है, 15 रुपये का 15% डिविडेंड है, तो ये कितना होगा जी 15। रिडीमेबल वैल्यू पता नहीं है तो मैं 100 मान लेता हूँ। सर नेट प्रोसीड्स क्या मानेंगे हम,
सर नेट प्रोसीड्स तो वो होता है ना जो हमको इशू करके आई होती हैं, तो आपने ये कहा है कि अगर इशू प्राइस ना दिया हो तो अपन 100 मान लेंगे। एक बड़ी ध्यान से चीज़ देखो, अपन यहाँ पर, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ एक बार ठीक है इसको छोड़ो, मेरे को बताओ डिवाइड बाय एन क्या लिखोगे, कितने नंबर ऑफ ईयर्स रहते हैं इसको रिडीम होने में? सर 8 रहते हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि मैंने आज कोई प्रेफरेंस शेयर इशू किया होगा जो कि 8 साल बाद 100 रुपये का रिडीम होगा। क्या आप इस लाइन से इत्तेफाक रखते हो कि एक डिबेंचर है जो मैं आज इशू कर रहा हूँ और वो 8 साल बाद कैसे होगा, 100 रुपये पे रिडीम होगा? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर 8 लिखा है और ये एन का मतलब क्या होता है, ईयर्स टू रिडम्पशन, तो मतलब आप कह रहे हो कि 8 साल बाद ये रिडीम होगा। अगर मैं आज कोई डिबेंचर इशू कर कर 8 साल बाद रिडीम करूंगा, तो मेरे को एक बात बताओ, जब मैं आज कोई डिबेंचर इशू करूंगा तो किस प्राइस पे करूंगा? सर 100 पे दिया नहीं हुआ भैया, आज सेम डिबेंचर का मार्केट में प्राइस चल रहा है 150। कितना चल रहा है? 150। तो ये डिबेंचर अगर आज मार्केट में जाता तो कितने का जाता? 150 का। तो मेरे को एक बार बताओ, तो हमारी नेट प्रोसीड्स क्या होगी? 150 होगी। क्यों? क्योंकि मैं ये मानूंगा कि आज मैंने डिबेंचर को इशू किया है और डिबेंचर को आज इशू करने के बाद ये चलेगा आगे तक। ठीक है जी, 8 सालों तक चलेगा। तो मैं इसको क्या मानता हूं कि ये आज 150 का क्या किया है, रिडीम किया है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 150/2। ओके, -6.25 डिवाइडेड बाय 125। 15 minus 6.25, that comes to be 8.75 divided by 125 into 100। तो ये मेरी कॉस्ट कितनी आ गई जी? 7%। ओके है जी बात? यस सर, ओके हो गई जी बात। ठीक है जी, चल सकते हैं जी आगे। यस, प्रेफरेंस की मेरी कॉस्ट निकल गई। अब उसने मेरे को क्या बोला था, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की कॉस्ट निकाल लो। ठीक है जी, चल सकते हैं, चलो जी आगे। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ हजम नहीं हो रही, नहीं सर मैं तो नेट प्रोसीड्स 150 क्यों मानूँ, ऐसे थोड़ी हो, तो आप 100 मान लो, मान लो 100 मान लो। अगर आप अपने क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे, अगर आप आंसर में भी ध्यान से देखोगे, तो उसने पता क्या किया हुआ है, उसने पहले जैसे हमने किया वैसे कर लिया, 7% आने, फिर उसने ऑल्टरनेटिवली पता है क्या माना, कि ये शेयर 100 रुपये का ही इशू हुआ है। ठीक है, मार्केट प्राइस 150 चल रहा है, कोई बात नहीं, बट अगर आप इसको 100 रुपये का शेयर भी मान के चलोगे कि 100 रुपये का इशू हुआ होगा, तो भी आप आंसर निकालोगे तो आपका आंसर 17% आएगा और वो ठीक माना जाएगा। ऑल्टरनेटिवली आपको ऑप्शन दिया गया, तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको ऑल्टरनेटिवली दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी आगे। यस, चलो जी आगे, चलो। अब मैं निकालता हूं जी कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट निकाल लेता हूं, कन्वर्टेबल डिवेंचर है। ठीक है जी, अब याद करिए, अब आपको ये फिर से रिडीमेबल दिया गया है, कितने टाइम में रिडीमेबल है ये जो आपको 6 ईयर्स, 6 साल बाद रिडीमेबल है। ठीक है जी, आपने कितने का इशूड, 100 रुपये का इशू कर रखा है आपने। ठीक है जी, अब मेरे को एक बात बताइए, टुडे प्राइस ऑफ शेयर, कितने रुपए का शेयर चल रहा है आज? 25 रुपये का। और ये 6% पर ग्रो होता रहेगा कितने टाइम के लिए? 6 सालों के लिए। 25 रुपये का शेयर चल रहा है, प्राइस आफ्टर 6 ईयर। ठीक है जी, 1.06 इंटू 25, तो ये कितने रुपए का शेयर हो जाएगा जी? 35.46 का। और एक डिबेंचर के बदले में टोटल कितने शेयर दिए जा रहे हैं? 4। एक मिनट, 1.06, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। कितने शेयर दिए जा रहे हैं आपको, एक बारी मैं देख लेता हूँ।
गई हो। कितने टाइम बाद रिडीमेबल है, एक मिनट। हाँ ओ सॉरी, ध्यान दीजिए एक बार यहाँ पर। आपने जो शेयर इशू किया था वो कब इशू किया था? 1/4/23 को। आपने कहा था कि भैया एक काम करना, 6 साल बाद ये रिडीम कर लेना, ठीक है जी, और मेरे से 4 शेयर ले जाना, ये आपको ऑप्शन दिया था। तो अगर ये 1/4/23 था और 6 साल बाद ये क्या होगा, 31/3, 6 साल बाद 29, क्या ये हो जाएगा? हाँ जी सर, 6 साल बाद तो ये बनता है। मेरे को एक बात बताओ, मैं कैलकुलेशंस कब कर रहा हूँ? 31/3/24 को। तो मेरे को एक बात बताइए, 31/3/24 से लेकर 31/3/29 तक कितना टाइम रह गया सर? 5 साल रह गए। तो भैया जो मेरी कैलकुलेशंस का बेस रहेगा वो 5 साल रहेगा कि 4 साल रहेगा? ओके सर, ये तो रहेगा 5 साल रहेगा, क्योंकि उसने जो आपको इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस 25 रुपए दिया गया है, वो कब दिया गया है? 31/3/24 को। अगर यहां पर उसने लिखा होता 1/4/23, फिर मैं 6 लेता, बट उसने क्या दिया है? 31/3/24 को ही कहता 25 रुपए का शेयर चल रहा है, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा? इंटू 5। ठीक है जी, 1.06, 1 2 3 4 इंटू 25, तो ये मेरा बनेगा जी 33.45। क्या बनेगा जी? 33.45। और 4 शेयर्स का क्या बनेगा जी? टोटल वैल्यू 133.82 बन जाएगी। ओके, तो भैया एक मेरे को एक बार बताओ, 5 साल के बाद मेरे पास ऑप्शन है कि भैया मैं 100 रुपये रिडीम कर लूँ कि 133 के शेयर ले लूँ? 133 के शेयर ही लूँगा ना यार मैं, तो यही ऑप्शन है मेरे पास। क्या लूँगा जी मैं? 133 के शेयर्स। ठीक है जी, ओके। अब एक और चीज़ बता देता हूँ जी मैं आपको। अब मेरे को एक बार बताओ, अब मेरे को क्या निकालना? फॉर्मूला निकाल देना है, के डी का फॉर्मूला। के डी का फॉर्मूला क्या था जी आपका? इंटरेस्ट 1 - टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन एन। इंटरेस्ट कितना दिया गया है जी मेरे को? वेरी मच। देखिए जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो मेरे को कितने पर मिलेगा? 100 रुपये पे मिलेगा, 13%। 13। 1 - टैक्स रेट कितना है? 25%। प्लस रिडीमेबल वैल्यू कितनी दी गई है मेरे पास? 133.82। इतने पर रिडीम करूंगा। और नेट प्रोसीड्स क्या है जी मेरे पास? 100 रुपये का इशू हुआ था, अपॉन 5 अपॉन 133.82 प्लस 100/2। 9.75 प्लस कितना आ गया जी? ये 0.4125। दिस कम्स टू बी 14.125%। ओके है जी, ठीक है जी, चल सकते हैं जी आगे। तो ये आपका आंसर आ गया किसका? कन्वर्टेबल डिबेंचर का। नेक्स्ट उसने क्या बोला है मेरे को निकालने के लिए? कहता जी रिटेन्ड अर्निंग की भी कॉस्ट निकाल लो लगे आज। मेरे को एक बात बताओ, क्या आपके पास यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट है? नहीं सर, फ्लोटेशन कॉस्ट तो नहीं है। अरे भैया फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी मेरी? जितनी मेरी कॉस्ट है किसकी? इक्विटी की। सिंस नो फ्लोटेशन कॉस्ट,
देयरफॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके है जी बात, यस ओके हो गई जी। देयरफॉर के आर इज इक्वल टू 18.32%। ठीक है जी, चलो जी आगे। फिर उसने क्या कहा था, कहता जी टर्म लोन की भी निकाल जाओ। अब देखो मेरे पास कितना टर्म लोन दिया गया है, 11% का। अच्छा, आपको इसका कुछ दिए रखा है कुछ चीज़, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन नहीं, तो क्या आ गया जी, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। तो आपकी कॉस्ट ऑफ टर्म लोन क्या है, सीधी 11%। ज़्यादा से ज़्यादा हवा मार के, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आपको, क्या आपका जो टर्म लोन इंटरेस्ट, यहाँ लिखोगे आप इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। अब कॉस्ट क्या आएगी आपकी, इंटरेस्ट का पोस्ट टैक्स, क्योंकि 11% में आपको टैक्स का बेनिफिट भी तो मिलने वाला है। यस, तो कितना आ गया जी, 8.25%। ओके है जी बात, ठीक है जी, हो गया जी आपका आंसर। यस बिल्कुल आंसर आ गया। इसने यही पूछा था रेट, उससे उसने तो आपको ये पूछा ही नहीं था। ठीक है जी, ओके हो गई जी बात। यस, चलो आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन खम हो गया जी आपका। क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, WACC निकालना है इसमें आपको। तो यहाँ पर आपको एक प्रपोजल दिया गया कि भैया मैं थोड़ा पैसा उठाऊंगा 8% डेट पे, फिर बताओ। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, बिफोर प्रपोजल निकाल लेना है। जब आपको ये प्रपोजल नहीं दिया तो जो भी आपके पास वेट्स होंगे, जो भी आपके पास रेट होगा उस हिसाब से निकाल लेना है। फिर आपको क्या करना है, ये जो आपने एडिशनल डेट उठाया है इसको इंक्लूड करके निकाल लेना है आपको आंसर। ठीक है जी, तो ये भी आपसे हो जाएगा जी क्वेश्चन। आगे चलते हैं जी आपके क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है जी आपको कहता अ कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच विद द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। क्या दिया गया है आपको, कहता एक कन्वर्टेबल डिवेंचर है जी आपके पास। ठीक है जी, 100 रुपये का था एंड इट इज़ एट अ मेच्योरिटी, आपने उस एट अ पार, कन्वर्टेबल डिवेंचर ईच एट अ पार विद द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 ईयर, 6 साल का है। कहता मेच्योरिटी पे क्या होगा, ईच डिवेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी। कहता क्या होगा 6 साल के बाद अगर एक इक्विटी शेयर है तो, अगर एक डिवेंचर है तो वो कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 2। कहता द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 18%। मार्केट रिस्क प्रीमियम का क्या मतलब हो गया, RM नहीं, RM माइनस RF। ठीक है जी, एंड द बीटा ऑफ द कंपनी इज 1.25। द कंपनी हैज paid the dividend of ₹12.76. 5 years ago, it paid a dividend of 10%. The flotation cost is 5% of the issue amount. तो इससे मेरा क्या निकल सकता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल सकता है जी, निकल सकता है। ओके जी, हो गए। द 5% प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपये का एक है, 10% प्रीमियम पर, ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो इसका मतलब है जब आपने इशू किया होगा तो कितने का इशू किया होगा, 110 का इशू किया होगा जी। द शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स एट पार, जब जाएगा तो कितने का जाएगा, 100 का जाएगा। और फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी दी गई है, 6%। अज्यूम द कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ 40%। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स यूजिंग द अप्रॉक्सीमेशन रेट एंड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस बाय YTM मेथड। अगर आप देखेंगे तो आपको ये टेबल्स दिए गए हैं आपकी हेल्प के लिए। ओके जी, ठीक है जी, चल सकते हैं जी आगे। अपने को यहाँ पर क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स निकालनी है। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या क्या दिया गया है। सर देखो जी, मेरे पास एक तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालनी है, मैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स निकालनी है। ठीक है जी, तो मेरे पास अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास ये दिया गया है 15% का डिवेंचर। ठीक है जी, मेरे पास 15% रेट है और ये मेरे को निकालना है YTM से। तो चलो मैं सबसे पहले फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 27 था। ठीक है जी, तो मेरे को एक बात बताइए, आपका KD कितना है। सर देखिए, आपका KD है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस RV नेट प्रोसीड्स अपॉन N डिवाइडेड बाय RW प्लस NP बाय 2। आपके पास ये चीज़ दी गई है। यस, मेरे पास आपके पास इंटरेस्ट रेट कितना है जी, 15% है 100 का, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 15
वन माइनस टैक्स रेट कितना दिया गया है जी मेरे पास 40, तो ये 0.40 लिख देता हूँ। मेरे को एक बार बताइए रिडीमेबल वैल्यू कितनी होगी। सर देखिए जो ये रिडीम हो रहा है, एक मिनट, जी तो जो मेरे पास रिडीमेबल वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी जी, मेरे को जब ये पता लग जाएगा कि जब भी ये रिडीम होगा तो कितने शेयर्स पर होगा। सर देखिए वो कहता है 2 शेयर होंगे, बट 6 साल के बाद शेयर की वैल्यू क्या होगी वो तो नहीं पता मेरे को। कम मेरे को सिर्फ ये पता है कि जो कंपनी ने आज डिविडेंड दिया है वो इतना है। आपके पास टुडे मार्केट प्राइस, आपके पास आज का मार्केट प्राइस नहीं है, बड़ी दुख की बात है, बट आज आपके पास मार्केट प्राइस नहीं है शेयर का। अगर आज का नहीं है तो 6 साल बाद का कैसे होगा। तो इसका मतलब है कि आपको क्या चाहिए यहाँ पर, क्या मैं कह सकता हूँ कि आपको यहाँ पर P0 चाहिए। हाँ जी सर बिल्कुल P0 चाहिए। अब अपने पास जो इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो यहीं पर ही है, क्योंकि इसके आगे तो प्रेफरेंस शुरू हो जाता है, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे आपके पास आर एफ है, आपके पास आर एम माइनस आर एफ है और आपके पास बीटा है, तो इसका मतलब मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो निकाल सकता हूँ सी ए पी एम मेथड से। चलो जो निकलता है एक बारी वो तो निकाल ले, ये तो आधा अधूरा रह ही गया है, इसकी थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जी वर्किंग नोट, तो मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो निकाल लूँ के ई यूजिंग सी ए पी एम। तो मेरा के ई कितना था, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। ओके यस, आर एफ कितना है जी मेरे पास, एवरीवन आर एफ कितना दिया गया है मेरे पास 10% का। ठीक है जी, और आर एम ये 18% का दिया गया और बीटा 1.25% का दिया गया है। ओके है जी, 18 इंटू 1.25 प्लस 10, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा के ई 32.50 है। बिल्कुल सर इतना ही है। अच्छा, और मेरे पास क्या दिया गया था कि मैंने आज कितना डिविडेंड पे किया है, कितना 12.76 का मेरे पास रोटेशन कॉस्ट दे रखी थी। क्या ये सारी चीज़ें मेरे पास दी हुई हैं। हाँ जी सर दी हुई हैं, बट अब इसका करें तो करें क्या। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्या आपके पास के ई का एक गॉर्डन्स का फॉर्मूला था, जरा याद करना क्या था। ऑल्सो के ई इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस जी, क्या ये भी आपके पास एक फॉर्मूला था। हाँ जी सर था, तो था बिल्कुल सही है। और क्या आपको जी की दरकार नहीं है, या फिर मैं कहूँ क्या आपको P0 की दरकार है कि नहीं है एवरीवन, क्या मेरे को मेरी P0 की दरकार है। हाँ जी सर P0 की। अच्छा आपके पास क्या क्या है, सर देखो मेरे पास तो सिर्फ के ही है, D1 भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए आपको, ग्रोथ रेट चाहिए। उसके लिए तो मेरे को क्या चाहिए, ग्रोथ रेट चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्या आपके पास यहाँ पर ग्रोथ रेट दी गई है, एनीवन डू यू हैव ग्रोथ रेट। सर ग्रोथ रेट कैसे दी गई है, देखिए उसने आपको क्या कहा कि 5 साल पहले मैंने कितना डिविडेंड दिया था, 10 रुपये। आज मैंने 5 साल के बाद कितना डिविडेंड दिया है, 12.76 का। तो क्या मैं ग्रोथ नहीं निकाल सकता इससे, ग्रोथ 12 पॉइंट, क्या मैं इसको अमाउंट, मैंने आपको क्या बताया था याद रखिए, अमाउंट P प्लस आर अपॉन 100 का फॉर्मूला। ये आपको पेपर में तो नहीं लिख के आना। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 5 साल के बाद आपकी जो 10 रुपये की अमाउंट थी वो 12.76 बन गई है, और ये मेरे को पता है 5 है, तो 12.76 बाय 10 अंडर रूट 5 -1 इज इक्वल टू योर आर
और अगर आर की जगह मैं जी लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मैं कैसे निकाल लूँगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आ रहा है जी मेरा 1.0497 माइनस 1 इज इक्वल टू आर। तो आर कम्स 0.497 एंड आर कम्स 0.0497 4.97 और आर या फिर अगर मैं जी कह दूं तो ये मेरा कितना आ गया जी? 5% का। बड़े ध्यान से देखिए दोबारा से। मैं यहाँ पर आके अटक गया, मैंने लिख दिया जी ये मेरा क्या है? 5 है। मैंने ऑल्सो आपको क्या कहा कि जो के ई होता है वो क्या होता है? D1 अपॉन P0 अपॉन जी। इससे मेरे को P0 मिल जाएगा क्योंकि मेरे पास के ई का अमाउंट है जो कि 32.5 है, मेरे पास D0 का अमाउंट है। अगर कहीं से मैं जी का अमाउंट ले आया तो मेरे पास D1 भी आ गया, जी भी आ गया और P0 भी आ जाएगा। P0 से मैं क्या निकाल लूंगा? 6 साल बाद मेरा प्राइस क्या होगा और मेरी कॉस्ट निकल आएगी। तो जी निकालने के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला अपना लिया। कहाँ गया? यही है, हाँ जी, तो यहीं पर ही आना था ये वैसे। तो मैंने क्या ये वाला फॉर्मूला अपना लिया। मैंने कहा कि देखो 5 साल पहले 10 रुपये का डिविडेंड मिला था, आज कितना मिला है? 12.76 का डिविडेंड मिला है। -1 वगैरह ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ये होता है। तो इससे मेरा जो ग्रोथ रेट आ गया वो कितना आ गया जी? 5% का। तो क्या मैं यहाँ पर 5% का ग्रोथ रेट निकाल के 32.5 और डिविडेंड कितना दिया था? इतना 1.05। P0 मेरे को निकालना है, ग्रोथ 0.05। ओके हो गई जी बात? यस ओके हो गई जी बात। ये मेरा आ जाएगा 32.5, 12.76 प्लस 5%। दिस कम्स 13.398 अपॉन P0 प्लस 0.05। ओके है जी? यस जी ओके जी। तो मेरा ये क्या आ जाएगा? 13 पॉइंट P0 इज इक्वल टू, P0 को उधर नहीं लेके जा सकता मैं, मेरे को 32.5 माइनस 0.05 इज इक्वल टू 13.398 अपॉन P0 करना होगा। यस यही है, यही है, ये जीवन है, इस जीवन को नहीं है। 32.5 माइनस 32.45। ओह हाँ जी, बताइए आपका आंसर आ गया? जल्दी से जल्दी बताइए कितना आ गया फटाफट से? 32.45। बताइए बताइए 13.398 डिवाइडेड बाय 32.45 फटाफट से। सर देखिए आज पता है P0 कितना आ गया? 40.41 पैसा, इतने का चल रहा है मेरा P0। क्या आपका ये आंसर आ गया फटाफट सर? हाँ जी सर आ गया। अब बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल आपने जो एफएम की गलती करी है वो यहाँ करी है। क्या गलती करी है? जब आपने यहाँ पर ग्रोथ को 5% लिखना था तो आपने क्या लिख दिया? 0.05, क्योंकि हमको पता है कि हम ये एब्सोल्यूट में निकाल रहे हैं तो ये परसेंटेज में नहीं आएगा। वेरी गुड। बट ये 32.5% था ना, ये भी तो, ये भी क्या था? 32.5% था। अगर ये भी परसेंट था तो भैया हाउ दिस कैन बी एन एब्सोल्यूट नंबर? ओ माय गॉड यस। आपको ये लिखकर इसको काटना है, इसको काटना है और यहाँ से तो पूरा ही काटना है। ये गलती पेपर में नहीं होनी चाहिए आपके। होगी टेस्ट में, होगी, एक बारी होगी, 2 बारी, 3 बारी, पेपर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी? तो अब मैं इसको लिखूंगा
0.325 माइनस 0.05, 13.398 अपॉन P0। तो आपका P0 कितना आ गया जी? 48.72। कितना आ गया जी आपका ये P0? 48.72 का आ गया। अब 6 साल बाद आपका ये P0 क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी योर प्राइस ऑफ द शेयर आफ्टर 5, आफ्टर कितने साल है? 5 साल है। और आपका ग्रोथ रेट क्या है? 5%। बताइए आपका प्राइस ऑफ द शेयर आफ्टर 5 ईयर्स 48.72 और ग्रोथ कितने से हो रही है? 5% से। 6 साल बाद निकालना है क्या? छः साल बाद, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा जी आपका 65.28 रुपीज़। कितने का आपका प्राइस हो जाएगा? 65.28 का। अब मेरे को एक बात बताइए, आपके पास डिबेंचर्स थे जो कि 6 साल बाद कितने का मिलेगा? कहते हैं जी दो इक्विटी शेयर ले जाओ। तो मेरे को एक बात बताओ, आप दो इक्विटी शेयर लेके जाओगे? बिकॉज दिस विल बी कन्वर्टेड, क्योंकि ये तो पार पर ही जाने थे, कुछ लिखा नहीं होता। तो भैया इससे अच्छा मैं 65 का शेयर ले जाऊंगा दो। बिल्कुल ठीक है। तो जब मैं 2 शेयर लेके जाऊंगा तो ये कितने के हो जाएंगे जी? 130। तो आपकी रिडीमेबल वैल्यू क्या होने वाली है? जल्दी से जल्दी क्या मेरे को आप बता सकते हो कि आपकी रिडीमेबल वैल्यू क्या हो जाएगी? सर ये हो जाएगी जी 65.28 इंटू 2। और नेट प्रोसीड्स आपकी कितनी थी यहाँ पर? सर 100। कुछ भी तो नहीं दिया हुआ था। यस बिल्कुल 100, क्योंकि जब कुछ भी नहीं दिया होता तो इशू प्राइस पे होता है। पर आपको यहाँ पर एक चीज़ दी गई थी, कौन सी? फ्लोटेशन कॉस्ट इज व्हाट? 5%। तो आपने इशू तो 100 पे किया है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इशू तो आपने कितने पे किया है? 100 पे। बट यहाँ पर 5% का क्या लग जाएगा? फ्लोटेशन। और कितना टाइम रहता है? 6 साल रहते हैं। और ये कितना हो जाएगा जी आपका? 65.28 प्लस 100 माइनस 5% डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15 कितना हो गया जी? 9। 65.28 इंटू 2 कितना हो गया जी? 130.56 माइनस 95 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 130.56 प्लस 95 बाय 2 9 प्लस divided by 95, that comes to be 35.56 by 6 divided by 130.56 plus 95 by 2 कितना हो गया जी? 112.78। 35.56 divided by 6, 9 plus 5.92 divided by 12, 14.92 divided by 112.78 इंटू 100। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा जी रिडीमेबल का? 13.3239%। ओके हो गया जी। 13.238 आ रहा है, तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली चाहे आप इसको 13.24% भी लिख सकते हो। ओके है जी। यस ओके हो गया। अब आगे आ जाओ, प्रेफरेंस पे आ जाओ। प्रेफरेंस पे अपने को क्या लगाना था? YTM मेथड लगाना था। अगर मेरे को क्या लगाना है यहाँ पे? YTM मेथड। अब आपको 15, आपको कितना है? 5% का है। ओके
ओके है जी। और कितने टाइम का है जी? ये 10 साल का। अब देखिए बड़े ध्यान से यहाँ पर देखने वाली बात है, आपको YTM सुनते ही आपको होगा कि सर कौन से दो रेट लें, समझ में नहीं आएगा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर ना उसने आपको अलग अलग तरह के रेट दिए गए हैं। 10 सालों का 3% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है और 5% का। फिर उसने आपको एन्युटी रेट दिया है 3% का और 5% का। फिर उसने आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है जी। अब जब मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालना है, ठीक है जी। अब सबसे पहले ईयर, अब बड़े ध्यान से देखना, अब मैं 10 साल नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं एन्युटी कर लूंगा, मेरे को 10 साल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा? एन्युटी फैक्टर लगा दूंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ईयर आ गया। फिर यहाँ पर मैं लिख लूँगा जी कैश फ्लोज। मेरे को एक बार बताओ, ज़ीरो पे आपके पास कितना कैश फ्लो आया? आपने जो ये प्रेफरेंस शेयर इशू किया है वो कितने पे किया हुआ है? देखो जी, जो मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है वो कितने पे किया है? 10% प्रीमियम पे। तो कितने पर? 110 पे। और उसने क्या कहा है, जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो कितने पे लगेगी? 6% ऑफ द इशू अमाउंट। तो मेरे को एक बार बताइए, आप कितने पर इशू कर रहे हो? 110 पर इशू कर रहे हो और आपकी इशू अमाउंट का 6% क्या हो गया? 110 का 6%, जो कि आता है 6.6 की मेरी क्या लग गई? फ्लोटेशन कॉस्ट। 110 माइनस 6.6, दिस कम्स टू बी 103.40। ये मेरा क्या हो गया? नेट प्रोसीड्स। तो मेरे को इतना पैसा आया होगा 103.40, यस 103.40 आया होगा। अब बड़े ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, 1 से 10 साल तक मैं कितना पे करने वाला हूँ, कितना डिविडेंड पे करने वाला हूँ? 5%, क्योंकि 5% रेट है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? 5 नेगेटिव। और 10वें साल मैं क्या क्या देने वाला हूँ? मैं रिडीम करने वाला हूँ। क्या आपको यहाँ पे लिखा है कितने पे रिडीम होगा? नहीं, रिडीम नहीं होगा। तो मैं कितने पे लिखूंगा? 100 पर ही रिडीम होगा। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की बात आ जाती है। मेरे पास क्या प्रेजेंट, अब सबसे पहले तो मेरे पास ये पता होना चाहिए कि मेरे को रेट कौन से लेने हैं। अब आपको क्वेश्चन में 3% का रेट दिया हुआ है और 5% का रेट दिया गया है। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेट्स दिए गए हैं ना, तो एक चीज़ का बड़ा ध्यान रख लेना, आपको वही रेट लेने हैं, ठीक है। आपको देखिए, आपको कितने सालों का चाहिए? 10 सालों का, ओके। तो इन इन में से कौन सा, तीनों में से कौन सा टेबल है? ये और ये, इसमें से कौन सा टेबल है जहाँ पर आपको 10 साल का रेट है? सर एक ये वाला टेबल है और एक ये वाला। तो इसका मतलब है कि आपको ये टेबल को क्या करना है? यूज़ करना है। मैं यहाँ पर लूँगा, और रेट कौन सा लेना है? 3% और 5%, क्योंकि मेरे को यही दोनों रेट्स दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूँगा? प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 3%। तो 0 पे तो कुछ नहीं आएगा। अब 3% के रेट पर 10वें साल का फैक्टर क्या होगा? 3% के रेट पर 10वें साल का फैक्टर क्या होगा? अब देखो यहाँ पे पढ़ना सीखिए, क्या मतलब है PVIF का? क्या मतलब है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या मतलब है? प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर। हमको क्या चाहिए कि 3 पर, ये 0.03 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 3% पर ईयर ये लिखा हुआ है, 10वें साल का क्या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चल रहा है? 0.744। नहीं विश्वास होगा करके देख लो। क्या करना है आपको? 1.03 डिवाइडेड बाय 10 साल तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप देखोगे तो आपका कितना आ रहा है? 0.744। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है? 0.744। तो मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है, भाई ने खुद ही का आंसर में दिया हुआ है 0.744। अब मुद्दा क्या आता है? 1 से 10 तक का मैं क्या लूँगा? अब जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया हो तो आपको पता है क्या करना है? आपको ये सब का क्या कर देना है? टोटल। ओके, इसका क्या कर देना है आपको? टोटल। जरा टोटल करना, इसका क्या बनता है फटाफट? किसका किसका?
इस सब का टोटल करना जरा क्या बनता है, फटाफट से मेरे को बताओ, मैं भी कर लेता हूँ। चलो 0.971 मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है। और अगर आपको सर नहीं नहीं समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, भैया आपका आंसर इसी से चेक होगा। अगर आप कोई डिफरेंट आंसर निकाल आओगे, अगर आप डिफरेंट फैक्टर्स ले आओगे, तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा, तो आप गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कहेगा भैया क्वेश्चन में तो बताया हुआ है मैंने क्या यूज़ करना है। अगर आप देखोगे तो आपका आंसर आना चाहिए इन सब का 8.530। बताइए क्या आपका यही आंसर आ रहा है? हाँ जी सर यही आंसर आ रहा है। अब इसको पढ़ो, इसको क्या लिखा है, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। यहां पर देखिए क्या लिखा है, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। याद है सीए फाउंडेशन में? तो यहां पर इसका क्या मतलब है, 3% का प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 10 साल का कितना है, 8.530। कितना है, 8.530, 8.530। तो यहां पर क्या आ जाएगा जी आपका अमाउंट में, यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 5 माइनस 8.530। ठीक है जी, 42.65। और ये कितना आ जाएगा, 74.4। तो ये कितना आ गया आपका, 74 प्लस 42.65, 117.05। आपको चाहिए कितना था, 103.40। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 5% अमाउंट, ये भी ऐसे हो जाएगा। अब सेम तरीके से अब मेरे को बताओ 5% का 5% का एन्युटी फैक्टर 10 साल का कितना है, 7.722। दिस कम्स टू बी 7.722। और इसका क्या है, 0.614। 0.614, दिस कम्स टू बी 61.4। 5 इंटू 7.722, 38.61 प्लस 61.4, दिस कम्स टू बी 100। पूरा पूरा कितना आ गया जी, 100। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको आपका फॉर्मूला लगा देना है, दैट इज लोअर रेट KP इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस वैल्यू एट लोअर रेट माइनस वैल्यू एट हायर रेट अपॉन, सॉरी वैल्यू एट हायर रेट नहीं, यहाँ पर आएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, फिर वैल्यू एट लोअर रेट माइनस वैल्यू एट हायर रेट इनटू डिफरेंस। लोअर रेट कितना है जी मेरे पास, 3%। वैल्यू एट लोअर रेट कितनी है, 117.05 वैल्यू, और ये कितना था मेरे पास, 103.40। वैल्यू एट लोअर रेट क्या दिया गया मेरे को, 117.05, और वैल्यू एट हायर रेट 100 इनटू डिफरेंस कितना था, 2। तो ये कितना आ गया, 3 प्लस 117.05 माइनस 103.4, 13.65 अपॉन 17.05 इंटू 2, 17.05, 3 plus 1, this comes to be a 4.601%, जिसको मैं कह सकता हूँ 4.61%। तो ये आपका क्या आ जाएगा जी आंसर, किसका, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। ठीक है जी, यहाँ तक करते हैं, बाकी करते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप बेझिझक होकर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ डाउट को डाउट मत रहने देना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।